हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जी, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये जो चैप्टर है ये क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लैंगिकता, धर्म और जाति। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जेंडर क्या होता है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, पॉलिटिकल लेवल पर इनका क्या रोल है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी अगर हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है आपके? इक्वालिटी या फिर समानता। समानता किस आधार पर? जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे, यानी लिंग आधार पर, राज्य और धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना ही समानता या इक्वालिटी कहलाती है। क्यों क्यों कहलाती है? क्यों इसे कहा जाता है? इसलिए क्योंकि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो अपने लाइफ को, अपने जीवन को जो है पूरी गरिमा के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ जिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर जो सिटीजन है या फिर जो नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स है, ताकि इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, मतलब बराबरी का अधिकार है और सम्मान पूर्वक अपने जीवन को जीने के अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि हमारा देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग जातियों को और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। इसके अलावा अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इस बेसिस पे समाज में हमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इस असमानता का मेन रीजन क्या है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि लोकतंत्र में ये जो इनइक्वालिटी है या फिर ये जो असमानता है, इस असमानता को खत्म करने के लिए और लोगों की इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए, यानी समान भागीदारी के लिए लगातार हमारी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये लगातार क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, इक्वल बिहेव किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि उसके साथ जाति, धर्म और लिंग तीनों आधार पर इक्वालिटी या समानता का व्यवहार किया जाए, और जहां पर भेदभाव है वहां पर ये पूरी तरह से कोशिश की जाए कि इस असमानता को खत्म किया जा सके। समझ में आया? चलिए अगर हम बात करते हैं जेंडर के बारे में, जेंडर जो है, जेंडर बेसिकली जो सोशली लेवल पे जो पुरुष और महिलाओं के लिए निर्धारित की गई भूमिका है और जिम्मेदारी और अपेक्षाओं से है। कहने का मतलब है, जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर जो होता है आपका सोशल डिफरेंस को दिखाता है कि ये मेल है या ये फीमेल है। तो ये आपका जेंडर होता है जो सोशल लेवल पर, सामाजिक स्तर पर मेल या फीमेल में, यानी महिला और पुरुष के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है, अंतर को दिखाता है। जबकि जो आपका सेक्स होता है, सेक्स आपका बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, जैविक अंतर होता है। जो जन्म से आप मेल या फीमेल होते हैं, वो जो आपका बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, इसको सेक्स कहते हैं। जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें भी देखा होगा आपने, दो कैटेगरी होती है, मेल या फीमेल की, इसमें वहां पे भी सेक्स मेंशन होता है। ठीक है। तो जेंडर आपका सोशल लेवल पर होता है और सेक्स आपका बायोलॉजिकल लेवल पर या जैविक स्तर पर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि समाज में जितनी भी चीजें हैं, वहां पर आप देखोगे जो काम का विभाजन किया गया है, यानी ये काम मेल करेगा, ये काम फीमेल करेगा, ये बेसिकली जेंडर के बेसिस पे ही है कि जब समाज में जो मेल है वो बेसिकली बाहर का काम करेगा, अर्निंग का काम करेगा, जो फीमेल है वो घर का काम करेगी, बच्चों की केयर करेगी। तो ये जो विभाजन है सामाजिक स्तर पर किया गया है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जेंडर, इसलिए इसको लैंगिक विभाजन कहा जाता है या फिर इसको कहा जाता है जेंडर बेसिस पे डिफरेंस करना। समझ में आया? यानी वर्क इज डिवाइडेड बिटवीन मैन एंड विमेन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सोशल वेलफेयर, दैट इज कॉल्ड जेंडर डिवीजन, यानी लैंगिक विभाजन इसे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कार्य का लैंगिक विभाजन की बात करें ट्रेडिशनल लेवल पर, जो हमारी सोच है उसमें क्या है, हम मानते हैं, हम सोसाइटी में ये सोचा जाता है कि जो पुरुष है, मेल है, उसका काम बेसिकली अर्निंग करना है। अर्निंग करने के अलावा घर से बाहर के काम की देखरेख करना, सोशल लेवल पर पब्लिक पार्टिसिपेशन का काम करने का काम जो है वो मेल का है। जबकि एक फीमेल का मेन काम क्या है? कुकिंग करना, बच्चों की देखभाल करना,
इसके अलावा अपना जो हाउस होल्ड है, जो जितना भी घर का काम है, घरेलू काम है, उस वर्क को करना, ये सारा काम फीमेल का माना जाता है। ये एक ट्रेडिशनल सोच है, पारंपरिक सोच है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट फैक्ट कहता है कि ये जो विभाजन है, ये योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि समाज की पारंपरिक सोच पर आधारित है। यानी अगर एबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिसकी जैसी काबिलियत है उसी के हिसाब से उसे काम करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में जो वर्क का डिवीजन है वो अब हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि जेंडर बेसिस पे है, इसलिए इसको लैगिंग विभाजन या जेंडर डिवीजन कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि यही जो विभाजन है आपका प्राइवेट लेवल पे, इस विभाजन को अगर आप देखते हो और सार्वजनिक लेवल पे देखें तो सार्वजनिक जीवन में ज्यादातर जो आउटसाइड, घर से बाहर के जो काम है वो सारे काम फीमेल नहीं करेगी, मेल करेगा। घर के जो पर्सनल काम है वो सारी, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, चाइल्ड की केयर करना, ये सारे कौन करेगी? ये सारी फीमेल करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक बहुत पुरानी सोच बनी हुई है कि महिलाएं जो है वो घर का काम करेगी और समाज में बाहर का काम करने के लिए जो मेल है उनको बनाया गया है। लेकिन महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है इसका कोई इकोनॉमिकल लेवल पर कोई इसका महत्व नहीं है, इकोनॉमिकल लेवल पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो 365 दिन काम करती है लेकिन उस काम के बदले में उसको कोई सैलरी नहीं मिलती और ना ही इकोनॉमिकल लेवल पर वो वैल्यूएबल होती है। इसलिए महिलाओं के काम का जो मेन आप देखोगे पुराने समय से जो ट्रेडिशनली सोच बनी हुई है कि वो है कि वो घर के काम तक ही सीमित है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, लैंगिक भेदभाव की, तो लिंग के आधार पर पुरुष और महिला में, यानी लिंग के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या अलग अलग व्यवहार किया जाता है उसको ही लैंगिक भेदभाव या फिर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे इसमें आपने देखा होगा कई बार इसमें लड़कियों को एजुकेशन कम दी जाती है, उसे कम पढ़ाया लिखाया जाता है। कई बार जब मेल और फीमेल एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे फीमेल्स को मेल के कंपैरिजन में कम सैलरी दी जाती है। कई बार रोजगार की, यानी जो अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की फीमेल्स के लिए। कई बार लड़कों को जो है प्राथमिकता, प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि फैमिली में 2 मेंबर है, एक लड़का है एक लड़की, और पापा के पास या पेरेंट्स के पास जो है इतना पैसा नहीं है कि दोनों को वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, तो वो प्रायोरिटी देंगे बेटे को, क्योंकि फ्यूचर में वही उनका जो है वंश को आगे बढ़ाएगा। ऐसी सोच है हमारी सोसाइटी की। तो कई बार हम देखते हैं कि सोसाइटी में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है जहां पर मेल को फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है उसमें मेल की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है रादर देन फीमेल। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं या बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, जो लैंगिक विभाजन के कॉजेज हैं, लैंगिक विभाजन के कारण है, जिसके कारण बड़े लेवल पे लिंग आधार पर भेदभाव सोसाइटी में देखते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए फीमेल्स के लिए आवाज उठाई गई। बहुत सारी फीमेल्स ने जो है अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की डिमांड रखी, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इसी अधिकारों की जो आवाज उठाई इसको ही फेमिनिस्ट मूवमेंट या नारीवादी आंदोलन कहते हैं। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें इक्वल राइट्स की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई कि फीमेल्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल राइट्स दिए जाए और सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल पर उनके इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसे कहा जाता है नारीवादी आंदोलन, यानी नारी के अधिकारों के लिए, नारी के हक के लिए, नारी को समाज में आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इक्वल पार्टिसिपेशन या बराबरी की भागीदारी मिल सके। इसके लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, जो मूवमेंट चलाए गए थे, उस मूवमेंट को नारीवादी आंदोलन या फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। इसमें बात की गई है कि आपको इक्वल राइट्स दी जाए, इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल काम करने के बदले में जो पैसा दिया जाता है, वेजेस दिए जाते हैं, वो जितना मेल को मिलता है उतना ही फीमेल को दिया जाना चाहिए। जॉब की इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल दोनों को मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी राजनीतिक रूप से जो भागीदारी है, प्रतिनिधित्व भागीदारी, उसमें भी मेल का जितना रोल है उतना ही रोल फीमेल का होना चाहिए। इससे ही हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी के की पॉइंट की बात करते हैं। सबसे बेसिक बात है आपकी कि जो जेंडर डिवीजन है वो सोशल डिवीजन है, यानी लिंग के आधार पर जो विभाजन है वो सामाजिक स्तर पर किया गया विभाजन होता है। समाज में किया जाने वाला विभाजन है कि ये मेल है, ये फीमेल है। मेल है तो ये बाहर के काम करेगा, ये अर्निंग करेगा।
फीमेल है तो ये घर की देखभाल करेगी, बच्चों को पालेगी। तो ये जो विभाजन है सामाजिक स्तर पर है, सोशल लेवल पर है। दूसरा है आपका इट इज यूनिवर्सल बट नॉट नेचुरल, यानी सार्वभौमिक स्तर पर हम इस भेदभाव को देखते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये भेदभाव नहीं है। प्राकृतिक रूप से नेचुरली ये नहीं कहा गया कि ये मेल करेगा ये फीमेल करेगा, बल्कि काम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सोशल लेवल पे डिवीजन के अकॉर्डिंग, जेंडर डिवीजन के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करते हैं। फिर हाउस वर्क इज अनपेड बट वैल्यूएबल, घरेलू कार्य का भुगतान नहीं होता, फिर भी उसका महत्व बहुत अधिक है। कहने का मतलब है कि घर का काम फीमेल्स जो है पूरे 365 दिन घर का काम करती है, उसके घर के काम की जो है घर वालों के नजर में वैल्यू तो है, लेकिन उस काम के बदले में उसको कोई इकोनॉमिकल लेवल पर कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई उसकी अर्निंग नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है वुमेन आर एक्टिव बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, महिलाएं जो है घर और घर के बाहर दोनों जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर वो जॉब करती है तो जॉब को संभालने के साथ साथ उसे घर को भी संभालना होता है। कई बार हम देखते हैं कि इक्वालिटी इज बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। हमारी जो कंट्री वो डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी को सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, क्योंकि इक्वालिटी रखना इसलिए जरूरी है ताकि मेल और फीमेल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जा सके। जितनी अपॉर्चुनिटी मेल को मिलती है एजुकेशन के फील्ड में, जॉब की फील्ड में, उतनी ही अपॉर्चुनिटी फीमेल को भी दिया जाना चाहिए। इसी के आधार पर हम जो जेंडर के बेसिस पे डिवीजन है या लेगिंग आधारित विभाजन है, इसको समाज में खत्म कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन किसमें, राजनीति में। राजनीति मतलब संसद, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायत। इसके अलावा लोकल लेवल पे जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जैसे नगर निगम है या पंचायत व्यवस्था, इन सब में फीमेल्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जितना एक मेल का रिप्रेजेंटेशन है उतना ही एक फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और समाज में किसी भी प्रकार की जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर पॉलिटिकल लेवल पर पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसमें भी पार्टिसिपेट करें। फिर नेक्स्ट है आपका हु इज वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। व्हाई इज वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों आवश्यक है। जैसा कि हम देखते हैं सोसाइटी में आज के टाइम पीरियड में बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और अच्छे अच्छे फील्ड में जॉब कर रही हैं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कई बार काम करने के बदले में उनको जो वेजेस दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, वो भी काफी कम होता है। इसके अलावा एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, सेफ्टी के फील्ड में जो है इनको बराबरी का व्यवहार करना, इनके साथ इक्वालिटी का बिहेव करना जरूरी है। इसलिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है ताकि महिलाओं के हक के लिए काम किया जा सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पब्लिक लाइफ एंड चैलेंजेस, तो फीमेल्स को अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती तो है कि उनके जो वेजेस हैं या सैलरी है उनको मेल के कंपैरिजन में कम दी जाती है। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तीसरा, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, घरेलू काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो बाहर का काम करने के साथ साथ उन्हें घर के काम की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फीमेल्स है वो मेल के कंपैरिजन में पीछे रह जाती हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कि फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए और जो जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए। और ये तभी खत्म होगा जब राजनीतिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जाए। समझ में आया? तो इन चैलेंजेस का सामना कौन कर रही है आज के समय में? बढ़ चढ़कर फीमेल करी, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो नहीं है पढ़ी लिखी, फिर भी बहुत सारी महिलाएं, क्या हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो महिलाओं की है, ये महिलाएं इन सभी प्रॉब्लम का सामना आज भी कर रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं महिलाओं के भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, महिलाओं के साथ जो जेंडर बेसिस पे भेदभाव है या सोशल लेवल पे जो भेदभाव है, इसको खत्म करने के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है, यानी रिजर्वेशन दिया जाना बहुत जरूरी है। इसमें सरकार के द्वारा लोकल गवर्नमेंट, यानी जो आपकी पंचायती व्यवस्था है, यहाँ पर 33% जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए क्या की गई है, रिजर्व की गई है। ये सीट जो सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल लेवल की, स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं उसमें सरकार के द्वारा ये सीट रिजर्व की गई है, ताकि इसका परिणाम ये हुआ है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट में काफी ज्यादा पहले से बढ़ने लगा है। महिला प्रतिनिधि बढ़ने की वजह से महिला की एजुकेशन
एजुकेशन जो है पहले से महिलाओं का काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि महिलाओं की प्रतिनिधि से शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी का पहले की तुलना में काफी ज्यादा बेटर कंडीशन में हो गई है। साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक हमारा जो शासन व्यवस्था है, हमारी जो रूलिंग सिस्टम है डेमोक्रेसी, इसमें और भी ज्यादा इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए, समावेशी बनाने के लिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। और इसका परिणाम ये हुआ कि लोकल लेवल पर जो सेल्फ गवर्नमेंट में महिलाओं की सीटें जो फिक्स की गई हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, इसकी वजह से इनकी भागीदारी भी बढ़ी है और समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी जो है सोसाइटी में पॉलिटिकल लेवल पर ये भी हमें देखने को मिलता है। हालांकि महिला संगठनों ने और जो नारीवादी जो मूवमेंट है उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के संसद में, विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 पार्ट यानी 1/3 आरक्षण की रिजर्वेशन की बात की है, ताकि पॉलिटिकल लेवल पर उनकी भागीदारी जो है वो बढ़ सके। और हालांकि जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा अब पहले की तुलना में एजुकेटेड हो चुकी हैं, साथ ही साथ जो है विभिन्न एरिया क्षेत्र में वो काम भी कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि मेल के कंपैरिजन में उनकी जो भागीदारी है अभी भी काफी ज्यादा हमें लो या कम देखने को मिलती है। इसी भागीदारी को इक्वल करने के लिए जरूरी है कि सोशल लेवल पर फीमेल्स के साथ इक्वालिटी का बिहेव किया जाए। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी और लैंगिक समानता यानी डेमोक्रेसी एंड जेंडर इक्वालिटी। हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों को साथ लेकर के चलना इसलिए भी जरूरी है ताकि सबके साथ समान व्यवहार किया जा सके और सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ जा सके। इसके लिए जरूरी है कि एक सच्चा लोकतंत्र तभी हो सकता है जहां पे सभी को इक्वल राइट्स मिले, सभी को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल है, सबको जॉब की, एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। साथ ही साथ उनका पार्टिसिपेशन जो है किसी सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर एक जैसा होना चाहिए। अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में मेल और फीमेल का भी इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उनकी जो डिग्निटी है उनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए या उनको समान सम्मान दिया जाना चाहिए। तो अगर डेमोक्रेसी में इन सब चीजों को फॉलो किया जाता है तो एक डेमोक्रेसी एक सच्चा लोकतंत्र बन जाएगा जो किसी भी समाज के लिए एक आइडियल फॉर्म माना जाएगा या आइडियल फॉर्म होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत है वो कैसा है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अलग अलग प्रकार के धर्म और जाति के लोग रहते हैं, जिसमें ये सारी विविधता हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री का मतलब क्या होता है? डाइवर्स कंट्री का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये जितने भी लोग हैं अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग धर्म की प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से रहते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि भारत जो है वो किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग एवरी सिटीजन जो है सबके पास इक्वल राइट्स है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, बशर्ते इसे किसी दूसरे को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर किसी धर्म को या किसी रिलीजन को प्राथमिकता नहीं देता। उसकी नजरों में हमारे संविधान में सभी धर्म जो है वो एक बराबर हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या करता है? हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं क्या राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति हो सकती है? कैन रिलीजन बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिकल? अगर हम धर्म को लेकर चले तो धर्म का या रिलीजन को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी आप मॉरल वैल्यू सीखते हैं, न्याय देना, सच बोलना, सबका साथ देना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, भेदभाव ना करना, ये सारी चीजें, ये सारे एथिक्स, मोरल एथिक्स जो है हम अपने धर्म में ही तो सीखते हैं। तो हम धर्म को राजनीति से कैसे अलग कर सकते हैं? धर्म को राजनीति से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हम रिलीजियस लेवल पे जो वैल्यू होते हैं, जिस जस्टिस, इक्वालिटी, ऑनेस्टी, ये सब अपने धर्म से तो सीखते हैं, उसी से तो इंस्पायर होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का जो ग्रुप है यानी मानव अधिकार संगठन का जो धार्मिक आधार है वो आवाज उठाता है कि किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल लेवल पर अगर नेता धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगता है या धर्म के नाम पर आपके साथ भेदभाव करता है तो इसको भी पूरी तरीके से अन्याय माना जाता है, विरोध माना जाता है। उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? आप आवाज भी उठा सकते हो कि ये हमारे साथ जो है गलत किया जा रहा है। तो पॉलिटिकल लेवल पर रिलीजन को शामिल करने का मतलब है उस मॉरल एथिक्स को फॉलो करना, उन मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना जो हर एक रिलीजन आपको सिखाता है। ऑनेस्टी, जस्टिस,
डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये सारी चीजें। इसलिए हम कह सकते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि जो आपका रिलीजन है वो आपको इंस्पायर करता है, वो मॉरल वैल्यूज प्रोवाइड करता है, जिस मॉरल वैल्यू से को आप राजनीति में इंप्लीमेंट करके अपने लोकतंत्र को और भी ज्यादा उपयोगी और सच्चा बनाते हो, जिससे आपके जितने भी राइट्स है उसका कोई और गलत यूज ना कर सके, मिस यूज ना कर सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म क्या होता है? तो कम्युनलिज्म को अगर हम सिंपल भाषा में समझे या सांप्रदायिकतावाद को, तो सांप्रदायिकतावाद का बेसिकली मीनिंग होता है जब एक धर्म अपने हित को दूसरे धर्म के हित की तुलना में ज्यादा प्रायोरिटी देता है, ज्यादा बेहतर मानता है। यानी एक व्यक्ति अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी देने लगता है और ज्यादा बेस्ट समझने लगता है कि मेरा जो रिलीजन है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, श्रेष्ठ है, रादर देन किसी दूसरे के रिलीजन से। तो उसको ही हम कहते हैं कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकतावाद। ठीक है। अब इस सांप्रदायिकतावाद का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। इसको अब साधारण भाषा में एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग समझते हैं। जब धर्म को राष्ट्र और राजनीति का आधार बना दिया जाता है, यानी किसी भी कंट्री में रिलीजन को वहां का बेसिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट बेस बना दिया जाता है, तब वो सांप्रदायिकतावाद या कम्युनलिज्म की शुरुआत मानी जाती है और वो कम्युनलिज्म कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता के कौन कौन से रूप है, सांप्रदायिकता कैसे आती है, तो सबसे पहले अगर हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करते हैं तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जिस धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम ये माने कि दूसरों का धर्म हमारे धर्म की तुलना में बेकार है और हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, तो वो भी एक कम्युनलिज्म है, एक सांप्रदायिकतावाद है। इसी तरीके से पॉलिटिकल लेवल पे बात करें, पॉलिटिकल डोमिनेंसी की बात करते हैं, राजनीतिक प्रभुत्व की बात करते हैं, जब धार्मिक समुदाय या पर्टिकुलर किसी रिलीजन के जो लोग है या कम्युनिटी है वो राजनीति लेवल पे सरकार पर अपना प्रभुत्व जमा ले और अपने धर्म को जो है क्या कहते हैं सरकारी लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनलिज्म या फिर सांप्रदायिकतावाद है। अगर हम बात करते हैं डिमांड फॉर सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, कई बार अगर ऐसा समाज में हो कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल यूनिट्स या कोई राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अलग राज्य की या अलग राजनीतिक दल की अलग क्या कहते हैं यूनिट्स की डिमांड करता है, तो ये भी सांप्रदायिकतावाद या कम्युनलिज्म कहलाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कम्युनलिज्म है इसका सबसे ज्यादा वर्स्ट रूप जो होता है वो कम्युनल रॉइट्स है, यानी जो वायलेंस क्रिएट किया जाता है, जो हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वो इसका सबसे ज्यादा खराब रूप होता है। कम्युनल रॉइट्स या कम्युनल वायलेंस का मतलब होता है कि सांप्रदायिकता का सबसे खतरनाक रूप जिसमें लोग धर्म के आधार पर अपने धर्म को श्रेष्ठ बता करके दूसरे धर्म को नीचा दिखा करके आपस में लड़ते हैं। और ये जो हिंसा है ये बहुत बड़े लेवल पे काफी डेंजर होती है किसी भी कंट्री के लिए। उस कंट्री का इकोनॉमिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है जब कम्युनल बेसिस पे बड़े बड़े दंगे या वायलेंस क्रिएट होता है। अगर हम बात करते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स यानी सांप्रदायिक राजनीति की, जब वोट या राजनीति समर्थन प्राप्त करने के लिए धर्म का उपयोग किया, यानी कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन अपीलिंग टू पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट, यानी राजनीतिक स्तर पर सपोर्ट पाने के लिए जब धर्म का यूज किया जाता है, धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं या वोट दिए जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की सांप्रदायिकतावाद या कम्युनलिज्म है और राजनीति में इसका बढ़ चढ़कर प्रयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वहां पर ऐसा देखने को कई बार मिलता है कि लोग अपने अधिकारों का मिसयूज करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं और इससे देश के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं सेकुलर स्टेट की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। उसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियन, कहने का मतलब है सभी धर्म के साथ बराबरी का व्यवहार करना, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, यानी अपनी प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, उसका पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और ये कहाँ किया जाता है? जो एक सेकुलर स्टेट होता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है जो सभी धर्म को समान मानता है, क्योंकि किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सभी धर्म जो है एक समान होते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सेकुलरिज्म।
धर्मनिरपेक्षता को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को रिलीजियस बेसिस पे जो है स्वतंत्रता है, फ्रीडम है कि वो किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, मान सकता है। धर्म के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी धर्म को, सभी समुदाय को समाज में इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टेट जो है, राज्य जो है, वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेट किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यानी जाति और राजनीति। जाति और राजनीति की बात करें तो जैसे कि धर्म का इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में, रिलीजन का इंपॉर्टेंट रोल है, उसी तरीके से कास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में जो धर्म के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो जाति आता है। जाति के लेवल पे भी बड़े लेवल पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एजुकेशन के फील्ड में, जॉब की फील्ड में। हमें कई बार यहाँ पर जो है बहुत बड़े लेवल पे भेदभाव देखने को मिलता है। आज के टाइम पीरियड में कास्ट के लेवल पे जो इनइक्वालिटी या असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप समाज में देखो तो पारंपरिक लेवल पे बहुत सारी जाति व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। समाज में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जातियों में समाज बटे हुए। कुछ जातियां ऐसी है जिन्हें अपर कास्ट कहा जाता है, ऊंची जातियां कहा जाता है, उनके पास कुछ विशेष अधिकार है, और जो लोअर कास्ट है उनको अभी भी समाज में असमानता का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आधुनिक समय में अगर आज की बात करते हैं तो आधुनिक या मॉडर्न टाइम पीरियड में एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ है, आर्थिक लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान लाए गए हैं, ऐसे प्रोविजन लाए गए हैं कि आप किसी के साथ ना रिलीजन के बेसिस पे और ना ही जाति के बेसिस पे आप भेदभाव कर सकते हो। और इस भेदभाव को पूरी तरह से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अब हम पहले की तुलना में इतना भेदभाव नहीं देखते, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमें ये भेदभाव देखने को मिलता है। जातिगत आधार पर लोग आज भी भेदभाव करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर्स टू रिड्यूस कास्ट इनइक्वालिटी। जातिगत असमानता को कम करने के क्या उपाय है। जातिगत असमानता को कम करने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। अगर एजुकेशन होगी, शिक्षा होगी, तो लोग अवेयर होंगे और जाति धर्म किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इकोनॉमिकल लेवल पर अगर व्यक्ति या समुदाय डेवलप है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से लोग शहरों की ओर इक्वल जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए, इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, और वहां पर आपको जब अवेयरनेस होती है तो ये भेदभाव देखने को नहीं मिलता। रिजर्वेशन, जो बैकवर्ड क्लास है, SC ST OBC है, उनको समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, उनके साथ भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा आरक्षण की नीति भी अपनाई गई है। आरक्षण को भी या रिजर्वेशन देकर के भी इस भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा, संवैधानिक अधिकारों के द्वारा भी इस भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। समाज में सभी को बराबरी का अधिकार देकर, और जो किसी भी आधार पर भेदभाव कर रहा है उसको पनिश करके भी हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं और लोगों के बीच में जो भेदभाव है उसको समाप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति में जाति, यानी कास्ट इन पॉलिटिक्स। अगर कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट आपकी पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पर्टिकुलर किसी कास्ट को प्रेफरेंस देती है और कास्ट के बेसिस पे जो है अपना ग्रुप बना लेती है। और कई बार बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो जातिगत पहचान के आधार पर अपने ही कास्ट के लोगों को वोट देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि वो उसका एजेंडा क्या है, वो हमारे लिए क्या करेगा, इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। पॉलिटिकल लेवल पर अलग अलग जातियां जो है समर्थन प्राप्त करने का लगातार प्रयास करती है और लोगों के बीच में अपनी जाति को बताती है, ताकि लोग उनकी जाति को इन्फ्लुएंस में आकर के उनको वोट दे सके, उनकी जाति के लोग। इस तरीके से आप देखोगे जातिगत आधार पर ये भेदभाव है, ये जाति का जो है पॉलिटिकल लेवल पर यूज किया जाता है ताकि सत्ता में आया जा सके। तो ये जो है किसी भी देश के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। और अब याद ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारत में कोई भी ऐसा निर्वाचन या कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर पर्टिकुलर किसी एक ही जाति या एक ही धर्म के लोग जो है वो एक ही जाति या एक ही धर्म के लोगों के द्वारा जो है वहां लोग जो है वोट करते हैं। हर जगह आपको देखोगे सारे मिक्स कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, जाति में राजनीति। जाति में आपको बड़े लेवल पर राजनीति देखने को मिलेगी। कई बार जाति समूह जो है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो है संगठन बनाते हैं, पॉलिटिकल लेवल में सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार अलग अलग जातियां जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, बेहतर अवसर पाने के लिए ऐसा करती हैं। साथ ही साथ कई बार नई सामाजिक और राजनीतिक पहचान बनाने के लिए भी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर ऐसी जाति जो मार्जिनलाइज्ड है वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश करती हैं और
पॉलिटिकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन पाना चाहती है, पॉलिटिक्स का यूज करती है। तो हमें कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। अब है, इज कास्ट ऑलवेज नेगेटिव इन पॉलिटिक्स? क्या राजनीति जाति हमेशा नकारात्मक होती है? नहीं, हमेशा नेगेटिव नहीं होती। लोकतंत्र में जो वंचित जातियां हैं, यानी ऐसी जातियां जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी आवाज को उठाने के लिए, उनकी वॉइस को रेज करने के लिए, उनकी डिमांड को फिलफिल करने के लिए डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता का यूज करता है, समावेशी बनाने की कोशिश करता है, जिसमें समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति या सभी लोगों को लेकर चला जा सके। इसके लिए जरूरी है कि समाज में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसका, तो नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो सामाजिक विभाजन होता है, लोग जाति के नाम पर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा लोग जो पर्टिकुलर जाति या धर्म से वोट मांगते हैं तो वोट बैंक की राजनीति होती है। राष्ट्रीय एकता पर काफी प्रभाव पड़ता है, लोग अलग अलग जाति या कम्युनिटी के नाम पर बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट है उसकी पूरी तरीके से उपेक्षा की जाती है, अवहेलना की जाती है। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इक्वालिटी होती है, मतलब लोगों के बीच में समानता का व्यवहार होता है, सामाजिक स्तर पर उनको न्याय मिलता है, जॉब में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, एजुकेशन की फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो समाज में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोग हैं, यानी जो वीकर सेक्शन है, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। साथ ही साथ नेशनल लेवल पर यूनिटी जो है वो और भी ज्यादा पावरफुल होती है, काफी उसको बल मिलता है। तो इस तरह से इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम इस पूरे चैप्टर से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर लिंग और धर्म या जाति, इन तीनों के आधार पर भेदभाव को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं, ताकि किसी के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर या जेंडर के बेसिस पे भेदभाव ना किया जा सके, क्योंकि सभी को एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का पूरा अधिकार है और भेदभाव खत्म करना भी जरूरी है, ताकि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। आई होप ये आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ये समझ जाइएगा कि ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, यूनिटी बनाए रखने के लिए, यूनिटी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेमोक्रेसी में जो भेदभाव है, चाहे वो जेंडर बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट बेसिस पे हो, उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। तो आई होप इस चैप्टर से आपको एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये चैप्टर होता है यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।